जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे पॉलिटी का एमसीक्यूज, जो कि आज की आज चौथी क्लास है इसकी, जो कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से इसको देख रहे हैं पॉलिटी टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों में, लाइक तो कर ही दिया करिए आप लोग। तो आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर कर दीजिए। तो इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण के आधार पर आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जो कि सही हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया? पहला कथन दिया गया कि भारत की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो यानी यहाँ पर बात की गई है वित्त आयोग के बारे में। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें जो भारत में संघीय व्यवस्था है, इसके तहत वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने में काम करता है या नहीं करता है, ये कथन है। फिर इसका कारण दिया गया कि भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियाँ देता है। बिल्कुल सही रीजन ये है और कथन ये है। तो कथन तो मान लीजिए सही है, और कारण क्या है? भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियाँ देता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तभी तो वित्त आयोग के सिफारिशों के तहत जो है राज्य सरकार को वित्तीय जो है उपलब्धता कराई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा एक निश्चित राशि। तो ये दोनों मतलब सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो आइए अगले प्रश्न पर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें भी कथन और कारण के माध्यम से प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन क्या है? कैग का दायित्व खर्चे को केवल वैधानिकता नहीं बल्कि उसकी उपयुक्तता को भी सुनिश्चित करना। बिल्कुल, कि जिस काम के लिए पैसा गया है उस काम के लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो देखना है उसका काम। ये कथन तो सही है। फिर वित्तीय प्रशासन के मामले में उसका काम संविधान और संसद के नियमों की रक्षा करना। बिल्कुल हाँ, तो इसका भी सही जवाब होगा। एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं स्टेटमेंट और दोनों सही भी हैं। फिर आइए पंचायती राज पर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उपबंध कौन कौन से थे? जो स्वैच्छिक उपबंध हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उपबंध करने के लिए पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किया गया था। बिल्कुल, इसके माध्यम से इसमें उपबंध भी किया गया था पिछड़े वर्गों के लिए। फिर पंचायतों को आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के लिए प्राधिकृत करना, यानी पंचायतें अपने आर्थिक विकास की योजना को लिए मतलब खुद तय कर सकती हैं। फिर ग्राम सभाओं का गठन, नहीं, ये इसके लिए नहीं। करों शुल्क आदि के मामलों में पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ देना। बिल्कुल, अगर जब आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करेंगी तब उनका जो है पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ भी तो प्रदान करनी पड़ेगी। तो यानी 1-2 पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य नहीं, ये नहीं है। तो यानी कि 73वां संविधान संशोधन से इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, 1, 2, 4। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन कारण वाला है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या कर रहे हैं? तो नहीं, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गया। यानी इसका बी वाला ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। फिर आइए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी की जो नियुक्ति हुई थी 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1977 में पेश की। फिर GVK राव समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में। फिर लक्ष्मी मल सिंधवी यानी LM सिंधवी समिति अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। इसमें से बताइए कौन कौन सा सही है? ये क्रम पूछा गया है इसमें, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें से रिपोर्ट डेट पूछ लिया गया है। तो इसमें से पहला, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, ये 1986 में बनी थी। लक्ष्मी बल सिंधवी समिति ये जो है 1987 में बनी थी। अशोक मेहता समिति नहीं,
इसकी रिपोर्ट इसमें 1977 में नहीं प्रस्तुत की गई थी। तो आप लोग बताइए कब की गई थी? अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट जो है 1977 में ना करके कब की गई थी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखकर उसका बताएंगे ईयर। फिर आइए अगला प्रश्न। अब बजट जब प्रस्तुत किया जाता है संसद में, तो बजट के साथ कौन कौन से भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, ये उससे संबंधित प्रश्न है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बजट के साथ में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण उस बजट के पेश करने से पहले ही किया जाता है। यानी कि 5वां ऑप्शन हटा दें। तो 5वां ऑप्शन किस में है? 1 इसमें है, सी इसमें है। फिर वित्त विधेयक तो पेश किया ही जाता है, तो यानी चौथा ऑप्शन देखिए इसमें है, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण को हटा दिया जाए तो बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, ये सभी पेश किया जाता है। फिर नगर निगम से संबंधित है प्रश्न कि राज्यों में उनकी स्थापना संबंधित राज्य की विधानसभा के अधिनियम के द्वारा की जाती है या नहीं की जाती है? नगर निगम की स्थापना कैसे की जाती है? राज्यों में उनकी स्थापना राज्य की विधानसभा की जो है अधिनियम के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। फिर केंद्र शासित क्षेत्रों में उनकी स्थापना प्रशासक के आदेश से होता है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर यह राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण और निरीक्षण में काम करते हैं, क्या ये सही है? चौथा, उनके विमर्शी कार्य कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं, तो इसका ये वाला नहीं सही होगा, मुख्य प्रशासक के आदेश से नहीं होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो गया ये वाला, तो है सीधे नियंत्रण निरीक्षण में काम करते हैं। विमर्शी कार्य कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सलाहकारी होते हैं विमर्शी कार्य। तो इसका ऑप्शन होगा 1 3 4, बी ऑप्शन सही है इसका। फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बारे में प्रश्न है कि इसमें कौन कौन सी सिफारिशें हैं जो शामिल हैं। तो इसमें शामिल है पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये तो नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण करना, बिल्कुल, इसीलिए तो पंचायती राज को लाया गया था कि उसका वास्तविक नियंत्रण पंचायतों के पास हो। तो पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण किया जाना। फिर पंचायती राज को संवैधानिक सुरक्षा, नहीं, ये तो बाद में लाया गया था ना। फिर जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश या जिलाधिकारी कलेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल, जिला परिषद का ये होते हैं। पंचायत समिति कार्यपालक निकाय होगा, हाँ बिल्कुल, तभी तो। यानी इसका 2 4 5, 2 4 5 किस ऑप्शन में है? 2 4 5, ये बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये जो कमेटियाँ बनी हैं खास कर जैसे ये देख लीजिए बलवंत राय हो, इनकी सिफारिशों को भी आप लोग देख लीजिए, कब मतलब ये रिपोर्ट अपनी दी, ये भी देख लीजिए आप लोग, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आइए निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का अंतर के बारे में यहाँ बात की गई है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के कारण, पहला ऑप्शन, निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए, यानी कि जिस कारण से निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको बताना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जबकि ये जरूरी नहीं है, ये तो सही ऑप्शन है, पहला तो सही हो गया। फिर अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल ये भी सही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे मंत्रिपरिषद के लिए जाता है, जबकि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री की निंदा करने के लिए या पूरे मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए लाया जाता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक है, परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर यह आवश्यक नहीं, बिल्कुल। अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है ये पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो कन्फर्म है त्यागपत्र देना सरकार का, लेकिन निंदा प्रस्ताव में ऐसा नहीं है। फिर निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, ऐसा नहीं है, दोनों सदनों में नहीं, तो ये चौथा गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इसका 1 2 3 ये सही है, बाकी तीनों में 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। फिर आइए कैग से संबंधित
कथन दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें क्या है, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही, संसद के ही प्रति उत्तरदायी है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। हाँ, बिल्कुल सही। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण भी कर सकता है। हाँ, ये तो करता ही है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं है इसके पास। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो 4-4 देखिए, इसमें है 4, इसमें है 4, इसमें है 4, तो बचा 3। तो 1, 2, 3, ये 3 कथन सही हैं। तो ये रहा आज का आपका 10 को क्वेश्चन। बाकी हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, एजुकेशन अड्डा विद बीके सर नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे देते हैं हम टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए ये सब लाने में, क्योंकि इसमें भी तो मेहनत ही लगती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।